जो हम एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से हमें क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ बात करेंगे पेमेंट्स की, और पेमेंट्स किसके पेमेंट्स की, वेजेस के पेमेंट्स की। हम ये देखेंगे कहीं वेजेस का पेमेंट टाइमली हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर वेजेस के पेमेंट करते समय उसके अमाउंट में कोई डिडक्शन, पेनल्टी या फाइन, कोई अनजस्टिफाइड अमाउंट तो नहीं काटा गया है, यूनिफॉर्मिटी है या फिर नहीं वेजेस के पेमेंट्स में। तो उन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाएगा। ये जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स बोले हैं यही प्रॉब्लम्स थी, एसोसिएटेड थी। जैसे कि आपने देखा हो कुछ संस्थाओं में क्या होता था कि किसी को तो जनवरी की सैलरी फरवरी में मिल रही है, किसी को 3 महीने बाद मिल रही है मार्च में, किसी को अप्रैल में मिल रही है। तो वहाँ पे क्या था, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं होता था, और जो नॉन यूनिफॉर्मिटी थी पेमेंट ऑफ वेजेस में। ऐसे ही किसी की सैलरी में डिडक्शन कम हो रहा है, किसी की सैलरी में डिडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो एक्ट बना वो बना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। जैसे कि 1936 है, इसका मतलब है कि ये एक्ट 1936 से एनफोर्स हुआ था, और इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से है, 8 मार्च 1937 से, मतलब नेक्स्ट ईयर ये एप्लीकेबल हो गया था। अब हम बात करेंगे कि ये जो एक्ट था इसका जो पर्पस था वो क्या था, टाइमली और यूनिफॉर्मिटी लाना, किसमें, जो आपकी वेजेस है उसमें, और जो डिडक्शन जो अलाउड है वही डिडक्शन को स्पेसिफाइड करना कि वही डिडक्शन डिडक्ट की जाए और चीज़ें डिडक्शन में नहीं आए। तो हम बात करेंगे कि ये जो एक्ट है इसकी जो प्रिस्क्राइब लिमिट है जो सैलरी की वो उस समय क्या थी, और आज की तारीख में जो वेजेस की लिमिट है वो क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इज ए सेंट्रल लेजिस्लेशन विच अप्लाई टू द पर्सन एम्प्लॉय इन ए फैक्ट्री टू पर्सन एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट, कि चाहे पर्सन फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे किसी एनी अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा हो, 3 महीने का नोटिस देगी एस्टेब्लिशमेंट होती है। इसके अंदर चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो एयर हो, सभी पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर कवर होते हैं। अब हम बात करेंगे 1937 में जब ये एक्ट एनफोर्स हुआ था तो उस समय जो वेजेस का जो लिमिट था वो क्या था, दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई वर्कर हुज वेजेस पेबल इन ए रेस्पेक्ट ऑफ वेज पीरियड एवरेज 1600 ए मंथ और मोर। उस समय 1600 रुपये था, और इसे 2007 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10,000 रुपये कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो अमाउंट बढ़ाता कम करता है कौन करता है, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इस अमाउंट को कम ज़्यादा कैसे करता है, उसके लिए जो आपका नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है NSO, उसके सजेशन पे वो क्या करता है, इस अमाउंट को बढ़ाता रहता है। वैसे तो बढ़ता ही है, महंगाई के साथ साथ आपको पता ही है टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, तो इसका अमाउंट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस एक्ट के फीचर क्या हैं। इस एक्ट के फीचर्स में यदि हम देखें तो पहला फीचर आता है, दिस एक्ट हैज बीन एनेक्टेड विद द इंटेंशन टू एंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर एंड पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट अनऑथोराइज्ड डिडक्शन, कि वेजेस का टाइमली पेमेंट हो और वेजेस में अनऑथोराइज्ड जो डिडक्शन है वो नहीं हो। दूसरा क्या था कि इसमें एक प्रोविजन ये भी लगाई है टाइम के बारे में, द सैलरी इन फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 1000 वर्कर, की जहाँ 1000 से कम वर्कर है वहाँ तो सैलरी नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को पे हो जाए। जैसे मान लीजिए आपकी जनवरी की सैलरी है, तो यदि वहाँ पे वर्कर 1000 से कम है तो वो 7 तारीख कौन सी फरवरी को उसका पेमेंट कर दे जनवरी की सैलरी का। और यदि आपके वर्कर 1000 से ज़्यादा हैं तो ये जो सैलरी का पेमेंट वो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख का मतलब ये हुआ 10 फरवरी तक वो उसका पेमेंट कर दें, किसका, जनवरी की सैलरी का, तो जनवरी की सैलरी है। तो यहाँ पे टाइम को विशेष ध्यान रखा गया कि सैलरी का पेमेंट किस पे हो, टाइम पे हो। दूसरा में ऊपर जो पढ़ा था कि अनऑथोराइज्ड डिडक्शन जो था, इसके रिगार्डिंग क्या बोला गया, claim either directly or through a trade union or through a inspector under this act a worker who either has not been paid wages in the time or unauthorized deduction, वो ऐसे क्लेम को जो इंस्पेक्टर है इस एक्ट के अंदर जिसकी ड्यूटी है वो उन क्लेम को क्या करेगा, प्रोसीड्स करेगा आगे के लिए, और जो प्रॉब्लम रहेगी उसे सोल्व करेगा। अब
अब हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी की। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो एप्लीकेबल है ये एवरी फैक्ट्री, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो आपका एयर हो, चाहे आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे गुड्स का हो, चाहे पैसेंजर का हो, चाहे बोथ हो, उन सब पे क्या है ये एप्लीकेबल है। और गवर्नमेंट यदि चाहती भी है किसी को इसके दायरे में लाना तो वो 3 महीने का नोटिस देके उसको इसके अंदर ला सकते हैं। एलिजिबिलिटी की हमने बात की कि उस समय सैलरी जो थी जब 1937 में जब एप्लीकेबल हुआ था तब तो सैलरी कितनी थी आपकी 1600 रुपये, लेकिन इसे 2007 में बढ़ा के कितना कर दिया, 10,000 रुपये कर दिया। और ये कैसे बढ़ाते हैं ये भी हमने बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है वो क्या करती है, NSSO के सर्वे के बेस पर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के बेस पर उनके लेवल क्या है एक्सपेंडिचर का, उस बेस पर इसको बढ़ाती है टाइम के हिसाब से। फिर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स क्या है, ये तो हमने टाइमली पेमेंट हुआ वेजेस का, जैसे हमने बात की कि 1000 से कम एम्प्लॉई है तो नेक्स्ट मंथ की 7th डे को पेमेंट हो जाएगा, और 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो 10th डे को पेमेंट हो जाएगा। और अनऑथोराइज जो रिडक्शन है उसके बारे में हमने बात की। अब कुछ पेनल्टीज़ की बात करेंगे कि यदि कोई इसके टाइमली पेमेंट नहीं करता तो 1 से 6 महीने का इम्प्रिजमेंट हो सकता है, और फाइन भी है जो है आपका ₹100 पर डे ऑफ डिले है। और जो फाइन की लिमिट है वो इम्प्रिजमेंट के साथ फाइन भी लग सकता है आपका, दोनों चीज़ें ही हैं। तो मिलते, तो हम देखेंगे पार्ट सेकंड के अंदर जो आपका वेजेस एक्ट है उसके बारे में कि इस एक्ट से पहले प्रियर टू द 1936 देयर वाज नो लॉ रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ पेमेंट टू वर्कमैन। इट वाज एन अर्ली as 1925 the private bill called weekly payment bill was the first time introduced in legislative assembly. The bill was however withdrawn an assurance from the government that matters was under active consideration of the government at that time. This was the attempt to remedy some of the evils like delay of the payment wages, non-payment of wages, deduction made from wages on account, fine imposed by the employer. कहने मतलब ये हुआ कि ये जो एक्ट 1936 में आया था इससे पहले भी 1925 में एक वीकली पेमेंट बिल के नाम से गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा गया था, जिसमें ये रखा गया था कि जो लेबर हैं उनका लाइक डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस जो हो रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस जो हो रहा है, डिडक्शन हो रही है उनके अकाउंट से, डिडक्शन मेड फ्रॉम वेजेस ऑन अकाउंट ऑफ फाइन इम्पोज बाय द एम्प्लॉयर, ये चीज़ें रुक जानी चाहिए। During the period, Royal Commission on Labour in India drew attention to the abuses in the system of wages payment and made valuable recommendation as under. First उन्होंने recommendation क्या दी थी, children should be exempted from the fine imposed by the employer, कि जो चिल्ड्रन हैं उन पर इस तरीके का कोई फ़ाइन नहीं लगाना चाहिए। मिनिमम अमाउंट विच कुड बी डिडक्टेड बाय द वे ऑफ फाइन शुड नॉट एक्सीड इन एनी मंथ हाफ इन रुपीज़ ऑफ द वर्कर अर्निंग, की वर्कर की अर्निंग में 50% से ज़्यादा आप फाइन नहीं लगा सकते। द सम रियलाइज एज ए फाइन शुड बी यूटिलाइज फॉर द सम पर्पस बेनिफिट टू द एम्प्लॉई, और जो आप फाइन ले रहे हो वो एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए उस पैसे को आप यूज़ करोगे। इन नोटिस स्पेसिफाइंग दैट द एक्ट एंड ओमिशन इन दिस रेस्पेक्ट ऑफ विच फाइन में इम्पोज शुड बी पोस्टेड एंड एनी अदर फाइन शुड डीम टू बी इलीगल। यदि ये प्रोविजंस इनमें से कोई प्रोविज़न भूल जाते हैं, ओमिशन वाला में भूल जाना, तो वहाँ पे फाइन का भी प्रोविज़न था। एंड डिडक्शन मेड गुड फॉर हैविंग डैमेज शुड नॉट एक्सीड द होल प्राइस ऑफ द गुड्स डैमेज, कि यहाँ पे कोई भी गुड्स के रिगार्डिंग कोई लॉस हुआ है और उसके लिए कुछ डैमेज है तो उसका जो डिडक्शन होगी वो गुड्स के प्राइस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और डिडक्शन में नोट बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविजन हाउसिंग अकोमोडेशंस के नाम पर हमें कोई डिडक्शन नहीं करनी है। इम्पोजिशन ऑफ एनी फाइन डिडक्शन विच इज़ नॉट परमिटेड बाय लॉ शुड बी मेड ए पैनल, और लॉ जिसको परमिशन नहीं देता है ऐसी कोई डिडक्शन नहीं करनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1936 से पहले ही, जैसे आप देखें, बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया, ए बिल ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस वाज इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1933. इट वाज पास्ड इन 1936 ऑन कम into force in 21st March 1936. The Payment of Wages Act was amended in the year 1937, 1957, 1964 and 1976 according to the needs of situation prevailing at the time. अब ये जो हमने पेमेंट ऑफ वेजेस की हम बात कर रहे हैं
तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है ये इससे पहले 1936 से पहले ही 1933 में एक जो बिल पास हुआ था जो रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशंस पर थी लेबर वेलफेयर के लिए, और जो एक्ट जब पास हुआ था इस बिल के पास होने के बाद ही हुआ था 1936 में, और जो एनफोर्स हुआ था 30 जो आया 21 मार्च 1936। और इसके अलावा इस एक्ट के अंदर 1937, 1957, 1964, 1976 में अभी हम 4 बार इसमें अमेंडमेंट कर चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि लेबर की सिचुएशन रिगार्डिंग अमेंडमेंट रिक्वायर है, तो अमेंडमेंट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।